हेलो बच्चों, और कैसे हो भाई लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बहुत कुछ देख लिया सेल डिवीजन के बारे में, और इस लेक्चर में भी बहुत कुछ देखेंगे। ठीक है, मतलब इतना बढ़िया कर लेंगे सेल डिवीजन कि नो वन कुड एवर कम्पीट विथ यू, नेवर एवर। ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास सेल डिवीजन हो जाना चाहिए अपना। जो चैप्टर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट उसमें तो आपको 100% कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इतना अच्छा स्लोली ले रहा हूँ, एकदम एक एक टॉपिक स्लोली आपके दिमाग में सेटल होने दे रहा हूँ। हर लाइन का एकदम डीप मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट बोलने का मतलब क्या हो रहा है ऑथर के, वो आपको बताने का ट्राई कर रहा हूं मैं। ठीक है, और आप समझ के लो कैसे भी। तो लेक्चर 3 में हम लोग जो देखने वाले, वो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था। देखो, सेल डिवीजन के हम लोग ने टाइप्स देखे थे, क्या क्या, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, तो हम लोग ने लास्ट पॉइंट देखा था, देखो कि ये कौन से सेल्स में होता है, नॉर्मल सेल्स में, नॉर्मल सेल्स में होता है। ठीक है, और ये किसमें, सेक्स सेल्स में। तो जो नॉर्मल सेल्स है और सेक्स सेल्स है, तो नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल सेल्स तो कौन से नॉर्मल सेल्स, तो जो हमारे एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, एनिमल्स में ये सिर्फ और सिर्फ डाइप्लॉइड डाइप्लॉइड सेल्स में टेक प्लेस करता है। डाइप्लॉइड सेल्स मतलब जो सेल के अंदर, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा है। तो ये क्रोमोसोम, जो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो पेयर्स में, मतलब 46 क्रोमोसोम है अगर, तो इसमें से एक क्रोमोसोम है ना, उसका दूसरी कॉपी, ऐसे पति पत्नी के फॉर्म में प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? एक है क्रोमोसोम, एक है क्रोमोसोमनी। क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोमनी 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोमनी 2, ऐसे 23 पेयर है। ह्यूमंस में जो है 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट। बोलने का अर्थ ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रोमोसोम हमारे सबके अंदर प्रेजेंट है, तो ये एक क्रोमोसोम मेरे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रेजेंट है क्रोमोसोम, ये हो गया एक पेयर। तो ऐसे एक क्रोमोसोम की दूसरी टाइप की कॉपी भी प्रेजेंट रहेगी। ये मिस्टर 1 क्रोमोसोम, मिसेस 2 क्रोमोसोम, फिर ये मिसेस 1 क्रोमोसोम, मिस्टर 2 क्रोमोसोम, मिसेस 2 क्रोमोसोम। ऐसे जो है हमारे बॉडी में 23 जोड़ियां प्रेजेंट है। तो जो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक क्रोमोसोम की दूसरी कॉपी प्रेजेंट रहती है सेम टाइप की, वो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। वो सेल्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड। जो सेल्स के अंदर एक क्रोमोसोम की दूसरी टाइप की कॉपी भी प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम अकेला नहीं प्रेजेंट है, उसकी जैसी दूसरी कॉपी प्रेजेंट है, वो सेल्स को बोलते हैं डाइप्लॉइड सेल्स। ठीक है, और माइटोसिस किसमें होता है, प्लांट्स में हैप्लॉइड में भी होता है, हैप्लॉइड सेल्स में भी होता है, और डाइप्लॉइड सेल्स में भी होता है। ठीक है, देखो डाइप्लॉइड सेल्स को 2n से रिप्रेजेंट करें, मतलब एक n जितनी भी क्रोमोसोम प्रेजेंट है उनकी दो दो कॉपी प्रेजेंट है। ठीक है, ये 2n। हैप्लॉइड सेल जिसके अंदर एक क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी प्रेजेंट होगी। ठीक है, जब हमारा स्पर्म बनता है, ठीक है, तो स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम रहते हैं। कितने, 23। स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम की दूसरी कॉपी प्रेजेंट ही नहीं रहती। जैसे कि इसका एक कॉपी प्रेजेंट रहेगा, इसका एक कॉपी प्रेजेंट रहेगा, और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सबके एक एक कॉपी प्रेजेंट रहेंगे स्पर्म में। तो स्पर्म के अंदर एक क्रोमोसोम की दूसरी कॉपी प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो ऐसे सेल जिसके अंदर एक क्रोमोसोम की दूसरी कॉपी प्रेजेंट ना हो, ऐसे सेल्स को क्या बोला जाता है, हैप्लॉइड सेल। समझ में? तो हमारा स्पर्म क्या है, हैप्लॉइड सेल है। ऐसे ही ओवम भी क्या है, उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, वो भी क्या है, हैप्लॉइड सेल है। समझ में आ रहा है आपको? तो हमारे एनिमल्स में सिर्फ डाइप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस होता है, और प्लांट में हैप्लॉइड प्लस डाइप्लॉइड दोनों भी सेल्स में होता है क्या, हमारा माइटोसिस। तो ये जो स्पर्म सेल है या एग सेल है, इसके अंदर हमारा माइटोसिस होगा क्या, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि एनिमल में सिर्फ डाइप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस होता है, हैप्लॉइड सेल्स में नहीं होता। इतना समझा? अभी एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं। केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन होते हैं, बायो में भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। ठीक है,
एनिमल सेल्स में, सिर्फ डाइप्लॉइड सेल्स में होता माइटोसिस। पर एक ऐसा हैप्लॉइड सेल है जिसके अंदर माइटोसिस होता है, एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर माइटोसिस होता है, वो है मेल हनी बी। मेल हनी बी, मेल हनी बी जो है, इसके अंदर ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर एक सेल के अंदर एक टाइप का एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा, दूसरे टाइप का दूसरा प्रेजेंट रहेगा, सेम टाइप के दो नहीं प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। बट ये जब भी एक जाइगोट था, ये एन था, हैप्लॉइड था, तो एक सेल से इसको पूरी बॉडी बनानी थी, तो यही सेल ने डिवाइड कर करके पूरा मधुमक्खी का बॉडी बनाया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हैप्लॉइड सेल नहीं डिवाइड करा, किससे? माइटोसिस से, और इसकी पूरी बॉडी बनाई। तो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट मेल हनी बी, ये क्या है? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मियोसिस के बारे में हम लोग इसमें नेक्स्ट में बताएंगे, ठीक है। मियोसिस होने के बाद हम लोग बताएंगे कि मियोसिस कैसे सेल्स में होता है, हैप्लॉइड में कि डाइप्लॉइड में, ठीक है। इतना समझा है? अभी हम लोग ने सबसे पहले सेल साइकिल का हम लोग ने दो फेज देखा था, इंटरफेस। अब इसके बाद देखने वाले क्या? एम फेज। क्या? कौन सा फेज? एम फेज। तो मैंने बोला था आप लोगों को कि जो एम फेज होता है वो दो पार्ट्स में होता है, ठीक है। पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, फिर होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो जो कैरियोकाइनेसिस है और जो साइटोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस में हमारा ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। जब इस सेल को एक से दो होना होगा तो सबसे पहले जो हमारा न्यूक्लियस दो हो जाएगा, ठीक है। पर अभी भी साइटोप्लाज्म एक ही है, तो अभी साइटोप्लाज्म एक से दो हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ऐसे होगा। समझ में आया? सेल डिवाइड जब हो रहा होगा तो पहले न्यूक्लियस दो में डिवाइड होगा, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म दो में डिवाइड होगा, ऐसे करके एक सेल से दो सेल बनेंगे। हाँ, तो जो कैरियोकाइनेसिस है सबसे पहले होगा, उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो कैरियोकाइनेसिस ये भी एक फेज में नहीं, ये भी स्टेप्स में होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले होता है हमारा, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ट्रिक बताई थी पीमैट, आपको ट्रिक बताया गया था। पी का मतलब क्या होता है? पी फॉर प्रो, एम फॉर मेटा, ए फॉर वड़क्कम, टी फॉर ले, पी फॉर प्रो फेज, एम फॉर मेटा फेज, ए फॉर एना फेज, टी फॉर टीलो फेज। ओके, समझा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इजी एज दैट। हम लोग ने एक ट्रिक याद करी और ये ट्रिक ने हमारा पूरा काम बना दिया। जब हम लोग प्रोफेज को कर रहे हैं, मेटाफेज को करेंगे, उसके बाद सेल में जब डिवीजन होगा, जब कैरियोकाइनेसिस होगा, सबसे पहले होगा प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, डन। और ये हो जाने के बाद फिर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा। तो जब प्रोफेज हो रहा है तभी सेल के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, हैं। तो हमारा सबसे पहले देखो, हमारा जो सेल था G2 फेज जैसे उसने किया, G2 फेज करने के बाद वो सेल आया किधर? कैरियोकाइनेसिस के प्रोफेज में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब ये नई नवेली दुल्हन मायके से ससुराल आती है तो धीरे धीरे उनके उसके अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में कैसे और बाद में एकदम भौकाल मचाती है, नहीं क्या? समझ रहे हो? तो वैसे ही ये नई नवेली दुल्हन आई है तो फिर थोड़ा प्रोफेज जाएगी, थोड़ा मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस, और फिर एकदम चेंज हो जाएगी, जैसे आई थी वैसी नहीं रहेगी, बिल्कुल अलग, भौकाल मचाने वाली बन जाएगी धीरे धीरे। तो वही हम लोग धीरे धीरे देखने वाले साइटोकाइनेसिस में, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में, सॉरी। तो प्रोफेज में कैसे आई थी नई दुल्हन? देखो, ये न्यूक्लियस था, है न्यूक्लियस था, इसके अंदर हमारा एक ऑर्गेनल होता है जिसका नाम होता है सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है
पिछले चैप्टर में, ब्रिज कोर्स में। उस चैप्टर को हम लोग वापस लेने वाले 11 में, थोड़ा उसको और डीप में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। ब्रिज कोर्स में ऊपर से आपको पढ़ाया गया है, ऊपर से मतलब आप 10th से 11th में जा रहे हो ऑब्वियसली, तो फिर आपको पहले बेस बनाना पड़ेगा ना, तो बेसिक सिखाया गया उसमें। अभी हम लोग 11th का मैंने जो कोर्स चालू किया इसमें इन डेप्थ पढ़ाया जा रहा है, और आपके एमसीक्यूज भी ये चैप्टर होते ही आपके एमसीक्यू सॉल्व करा के लिए जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो सेल था उसके अंदर एक ऑर्गेनल था सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या है, वो मोहल्ले की आंटी है, जो दो लोग का किसी का चल रहा है ना, है तो वो देखती रहती है एकदम, और एकदम मतलब उसके घर में जाके फिर आग लगाती और दोनों को अलग कर देती, ठीक है। ऐसे ही स्टोरी है, ठीक है। हमारे मतलब पड़ोस में एक लड़का था, ठीक है, उसका एक जगह चल रहा था, है तो एक मोहल्ले की आंटी है ना, उसके घर पे जाके आग लगा दी, है तो बेचारे ने तंग आके फिर वो लड़की को छोड़ दिया। बाद में क्या हुआ, वो लड़का वो आंटी की बेटी को लेके फुर्र हो गया, समझ रहे हो। ये वो आंटी है सेंट्रोसोम, वो आंटी है मोहल्ले की आंटी, ठीक है। अभी ये आंटी कैसे कैसे रोल करती इसमें सेल डिवीजन में, ये आपको बताऊंगा, ठीक है। हमारा एस फेज में जो क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, डिवीजन की तैयारी कर रहा होता है, आराम से बैठा होता है, तो उसका जो क्रोमोसोम है ऐसे खुला होता है, तो इसको बोला जाता है क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। ये आपको मैं सेल की चैप्टर में बताया है मैंने पहले से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल, इसके न्यूक्लियस के अंदर है, स्पेस अच्छे से तुमको समझ में, इसके थोड़ा बाहर तक बना दिया मैंने, बट है वो न्यूक्लियस के अंदर ही, हाँ। तो ये न्यूक्लियस देखो, एस फेज से पहले कैसा था, ऐसा था, फिर एस फेज हुआ, एस फेज के बाद कैसा हो गया, ऐसा हो गया, समझ में आ रहा है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर कितने थे, 46 क्रोमोसोम थे, हैं। ये अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये था हमारे G2 फेज से करके। अब G2 फेज के बाद प्रोफेज पहले आता है, सबसे पहले क्या आएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ कैसे क्या होता है, या रुको, प्रोफेज का इधर ही बता देते हैं। प्रोफेज, जब भी प्रोफेज के अंदर सेल आता है ना सबसे पहले, तो एक चीज आपको मैं पूछता हूं, अगर आपको हमारे पास धागे, ठीक है, और ऐसे उलझे हुए धागा है, एक तरफ उलझा हुआ धागा है, और एक तरफ हमारे पास सिलाई मशीन की रील है। सिलाई मशीन की रील पता है ना, जो धागे की रील आती है वो। तो आपको अगर इस धागे को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हो कि इसको इजीली डिवाइड कर सकते हो। हर लेक्चर में जब क्रोमोसोम की बात आती है तो मैं ये क्वेश्चन पूछता ही हूँ, आप इसको ज्यादा इजीली डिवाइड कर सकते हो कि इसको ज्यादा इजीली डिवाइड कर सकते हो, हाफ में, इक्वल हाफ में। ऑब्वियसली इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करना इजी होगा, हाँ। तो भगवान ने जब देखा सेल डिवीजन करा रहे हैं, न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहे हैं, हमको डीएनए दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करवाना है, इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करवाना है, तो अगर ऐसे उलझा रहेगा क्रोमोसोम, तो उसको इजीली डिवाइड करवाना इक्वल पार्ट में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान ने तरकीब निकाली, सिलाई मशीन वाला थ्योरी उधर लगाया। भगवान ने बोला ये जो उलझा हुआ है इसको डिवाइड कराने से पहले मैं सुलझा लेता हूं। तो भगवान ने क्रोमोसोम को जो सुलझाने का काम किस फेज में कर दिया, प्रोफेज में। प्रोफेज में भगवान ने क्या बोला कि ए बेटा क्रोमोसोम तू ऐसे सड़ू मत रहे, तू कंडेंस हो जाके, समझ में आया। तो प्रोफेज में सबसे पहले क्या होता है, हमारा क्रोमोसोम या क्रोमैटिन, अभी जब डीकंडेंस है, जब उलझा हुआ है, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन कंडेंस किसमें, क्रोमोसोम में। सबसे पहला ये स्टेप होता है, ये चीज होना चालू हो जाती है, समझ में, एकदम से तो चुटकी से तो नहीं सुलझ जाएगा ना, धीरे धीरे पास आता है और सुलझने लगता है। देखो पहले हमारा क्रोमोसोम कैसा था, बहुत बड़ा स्ट्रैंड है, ये बहुत बड़ा स्ट्रैंड है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये लंबा क्यों बना रहा हूं, हाँ। अभी ये ऐसा था स्टार्टिंग में G2 फेज में, बट जब प्रो फेज में आया तो कैसा बनने लगा, ऐसा बनने लगा। ये डायग्राम मैंने इसीलिए यहाँ पे डाला,
ये था, यहाँ पे देखो सुलझने लग गया, ऐसे 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 लग के एकदम एक फॉर्मेट में आके सुलझने लग गया, ऐसे समझ में आ रहा है क्या? ऐसा वो सुलझने का ट्राई करने लग गया, ठीक है। तो ये पास करीब करीब आने लग गए थ्रेड्स, तो इस करीब आने को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, कंडेंस होना बोलते हैं। कंडेंस्ड मिल्क मतलब क्या होता है? गाढ़ा किया हुआ मिल्क, राइट। वैसे ही क्रोमोसोम जब पास पास में आ गया इसको क्या बोलेंगे? कंडेंस्ड क्रोमोसोम, समझ में? तो ये होने लगता है। और दूसरी चीज क्या होने लगती है? क्रोमोसोम कंडेंस होने लग गया, बट हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूटने लगता है। क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगता है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा टूटने लगता है। न्यूक्लियस का बाहर का मेम्ब्रेन टूटने लगता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिन टू डिसॉल्व। अब ये तीसरी चीज, ये जो मोहल्ले की आंटी है ये कितना आग लगाएगी? थोड़ा ही लगा पाएगी ना। तो इसके लिए मोहल्ले की आंटियों का आप देखोगे ध्यान से तो एक स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। वो खुद तो वैसी ही रहती पर अपने साथ दो चार और दोस्त बना लेती है वैसी, ठीक है, जो घर जाके किसी का तोड़े। मतलब खुद वैसी है और दो चार का कान फूक के उनको भी अपने जैसा बना ले, ठीक है। तो ये जो मोहल्ले की आंटी है हमारी सेंट्रोसोम, ये अकेले ने दो लोग को अलग कर सकती है क्या? नहीं। तो ये क्या करती है? ये डिवाइड करके दो बन जाती है। क्या करती है? एक से दो बन जाती है। सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम डिवाइड किया था। एक्चुअली जो सेंट्रोसोम है वो डिवाइड G2 फेज में ही करता है, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें लिखी हैं। कुछ बुक्स में G2 फेज लिखा गया है, कुछ बुक्स में प्रोफेज लिखा गया है, ठीक है। तो आप एक्चुअली यहां लिखने के बजाय बेटर रहेगा उसको डिवाइड G2 फेज में ही लिख लें, सेंट्रोसोम डिवाइड इन G2 फेज। बट यहां एक चीज डिवाइड के साथ और मैं बता देता हूं, तो आप चाहेंगे तो ये G2 फेज में लिख दीजिए, ठीक है। G2 फेज में, चलो तो यहां पे क्या लिखना है फिर आपको? सेंट्रोसोम्स विच डिवाइडेड इन G2 phase begin to separate towards opposite poles। ये हमारा सपोज सेंट्रोसोम डिवाइड हो गया था दो में, ठीक है। तो अभी क्या करने लगता है? एक इस तरफ जाने लगता है और एक इस तरफ जाने लगता है, ठीक है। ऐसे दोनों भी सेंट्रोसोम पहले एक था, G2 फेज में दो हो गया, फिर धीरे धीरे प्रोफेज में दोनों अलग अलग अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये होता है सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्या होता है? आपको मैं डायग्राम बनाता हूं क्या होता है प्रोफेज में। प्रोफेज में ये हमारा सेल है, ठीक है, सेल है हमारा। ये क्रोमोसोम था पहले ऐसा ऐसा ऐसे, बट ये था G2 फेज में। प्रोफेज में कैसा हो गया ये क्रोमोसोम? कंडेंस हो गया, ठीक है। ये पहली चीज हुई, ठीक है। मैं सिर्फ एक पेयर क्रोमोसोम बना रहा हूँ। ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर, तो आप ध्यान में रख लो, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या होती? पेन का कलर चेंज करते चलो। जो हमारा न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है ये टूटने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है, ठीक है, टुकड़े टुकड़ों में होगा। ये होती है दूसरी चीज, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है? दिखेगा क्या इस पे? नहीं दिखेगा, चलो। तीसरी चीज क्या होती है? जो हमारा मोहल्ले की आंटी थी, ये मोहल्ले की आंटी दो में डिवाइड थी G2 फेज में। अभी ये इस फेज में, प्रो फेज में क्या होने लगती है? दोनों पोल की तरफ बढ़ने लगती है और बढ़ बढ़ के एंड पे आ जाएगी। समझ में आ रहा है इतना आपको? ये मोहल्ले की आंटी जैसे जैसे बढ़ रही है, ठीक है, तो ये आंटी बढ़ क्यों रही है? अलग करने के लिए ना। तो अलग करने के लिए तो एक स्ट्रैटेजी चाहिए आंटी को, है कि मैं ऐसा बोलूंगी, इतना आग लगाऊंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, तभी स्ट्रैटेजी फुलफिल होगा ना। तो ये जो मोहल्ले की आंटी, इसका स्ट्रैटेजी क्या होता है कि
इसके पास ऐसे धागा होता है और ऐसे एक तरफ से ये आंटी खींचने वाली होती है, ये एक तरफ से ये आंटी, क्रोमोसोम ऐसे बीच में आ जाएंगे और इनको अलग करना है ना, तो दोनों आंटी का स्ट्रेटेजी है कि ये रस्सी फेंक के दोनों को खींचने वाली है अलग अलग, एक ये इधर चली जाएगी ना और ये इधर चली जाएगी इस फेज में लास्ट तक, तो दोनों तरफ से रस्सी फेंकेंगे और दोनों खींचेंगी, ठीक है, और एक प्रेमी इधर दूसरा प्रेमी उधर, ऐसा हो जाएगा, समझ में आ रहा हो। तो रस्सी, ये स्ट्रैटेजी है इस आंटी का, ठीक है, तो ये रस्सी बनानी पड़ेगी ना, तो ये जो है हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल ऐसा रस्सी अपने बीच में बना लेती, ठीक है, और ये जैसे दूर दूर जाएगी और माइक्रोट्यूब्यूल बनेगा, जब इधर चली जाएगी ना तो इतना बड़ा बड़ा माइक्रोट्यूब्यूल, समझ में, और धीरे धीरे इधर तक चली जाएगी तो और बड़ा माइक्रोट्यूब्यूल बन जाएगा। इमेजिन करिए, इमेजिन करोगे तो सब समझ में आएगा। तो फोर्थ चीज क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल एस्टर दिखने लगते हैं, ठीक है, देखो फोर्थ माइक्रोट्यूब्यूल एस्टर बिगिन टू अपीयर। माइक्रोट्यूब्यूल दिया है, ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल को एक और चीज बोला जाता है, स्पिंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल है कि माइक्रोफिलामेंट? माइक्रोट्यूब्यूल है। तो अगर आपको पूछे कोई, एमसीक्यू आ सकता है कि स्पाइंडल फाइबर का प्रोटीन टाइप क्या है, स्पिंडल फाइबर का प्रोटीन टाइप क्या है, तो स्पिंडल फाइबर बना क्या जिससे? माइक्रोट्यूब्यूल से। और माइक्रोट्यूब्यूल क्या जिससे बना होता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। तो आंसर क्या होगा? स्पिंडल फाइबर क्या जिससे बना है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, ठीक है। ये बेसिक चीजें याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। तो ये था, मतलब ये मिड प्रोफेज था। क्या था? मिड प्रोफेज। बाय द एंड ऑफ प्रोफेज, एंड जैसे एंड होने लगेगा प्रोफेज और मेटाफेज में जाने की टाइम आएगी, तब तक कैसा हो जाएगा अपना सेल? ऐसा। ये सब बनाना जरूरी है जिससे कि आप इमेजिन कर पाओ सब कुछ। समझ में आ रहा है क्या? इमेजिनेशन ही बनाता है बायो को, और बिगाड़ता भी वही है। इमेजिन सही से नहीं किया तो आपका पूरा गेम खत्म। ये हो गया क्रोमोसोम। एंड तक जो है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका होता है और यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे जो है हमारी दोनों तरफ आंटी तैनात हो चुकी होती है रिश्ता तोड़वाने के लिए, ठीक है। ये एक आंटी, ये एक आंटी। और आंटी का मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताया था कि रस्सी फेंके मारेगी, तो रस्सी भी प्रॉपर अच्छा खासा तैयार हो चुका होता है। और ये होता है हमारा सेल। ये कौन सा हो गया? एंड प्रोफेज, एंड ऑफ प्रोफेज पे। पहले देखो कितनी एकदम भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, एकदम भोली भाली सी दुल्हन आई थी, हैं? और ससुराल वालों ने थोड़ा थोड़ा करके बिगाड़ दिया। अभी थोड़ा बिगड़ी है, अभी बहुत बिगड़ेगी। आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे ये जो है कितनी बिगड़ेगी, और ठीक है, बहुत बिगड़ेल हो जाएगी लास्ट तक, ठीक है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू टॉपिक्स, न्यू क्वेश्चंस, न्यू डाउट्स, और सब सॉल्व किए जाएंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our channel Swarajya. Let's meet in the next lecture. That's all for today. Bye.